नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। लेकिन दंगल की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि बिहार में इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि इस मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार तक सभी पक्षों से जवाब मांगा है। हम आपको सुनवाते हैं। इस मामले में वकील क्या बता रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमारे तरफ से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम वही काम करें जो वो कर रहे हैं कि प्रेस क्लिपिंग लगा करके एक क्रिमिनल केस को गलत अंजाम देना चाह रहे हैं। लेकिन हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल है। तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर के ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य होगा और एक नई जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक एवोल्यूशन होगा। धन्यवाद। तो इस खबर पर आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और अब वक्त हो गया आज की बड़ी बहस का। यूपी के बुलंदशहर में एक होनहार लड़की की जान चली गई। सड़क पर बताया जाता है कि मोटरसाइकिल पर कुछ मंचलों ने पीछा किया और उसी के दौरान ऐसी परिस्थिति आई कि मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई और उस लड़की की वहीं जान चली गई। सुदीक्षा वजीफे पर, स्कॉलरशिप पर विदेश में पढ़ने वाली होनहार लड़की थी। अब उसके मां बाप रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस कह रही है कि मामला छेड़खानी का नहीं था, मामला सड़क हादसे का था। दोनों पक्ष आज हमारे साथ होंगे, दोनों से बात करेंगे और तलाशेंगे आखिर सुदीक्षा को किसने मारा। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए कि हुआ क्या। गमों का पहाड़ टूटा है। एक होनहार बिटिया असमय मौत के मुंह में समा गई है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की सुदीक्षा की मौत का जिम्मेदार कौन है? परिवार वालों की माने तो चाचा के साथ बाइक पर बुलंदशहर जाते वक्त उसे मंचलों की छेड़खानी का शिकार होना पड़ा और मंचलों से बचने की कोशिश में उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सुदीक्षा की मौत हुई। तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा। बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले। उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था। उस पे जोर नहीं दे रही कि वो मंचले जो हमारे साथ में दुर्घटना घटी है उस पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश करने रहे हैं, लेकिन इस पे को ये कर रहे हैं कि भाई चला रहा था बाइक। हालांकि मंचलों की छेड़खानी से बाइक हादसे का दावा सिर्फ एक पक्ष का है। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि जांच में साफ हो चुका है कि इस मामले में छेड़खानी की कोई बात नहीं, बल्कि सुदीक्षा अपने नाबालिग भाई के साथ जा रही थी और बाइक वही नाबालिग भाई चला रहा था। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके
भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना कि चाचा थे साथ में। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बहरहाल सुदीक्षा की मौत कैसे हुई, इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल पूछे गए। सुदीक्षा एक गरीब परिवार में जन्म लेकर 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद HCL कंपनी की 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पर अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में दाखिला पा चुकी थी। वो जून में भारत आई थी और 20 अगस्त को उसे अमेरिका लौटना था। उसकी मौत ने एक ऐसी इंसान को छीन लिया जो न सिर्फ होनहार थी बल्कि उसकी सोच समाज को आगे ले जाने वाली थी। लेकिन इस बुराई के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाएगा। धरती सच मिट्टी में मिल जाएगी। अरे कब बाहर निकल कर आएंगे आप इस सोच से? एक बार अपनी बेटी को बढ़ावा देकर तो देखिए, उनके साथ चल के तो देखिए। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ कुमार कुणाल, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ होंगे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक के तौर पर, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ आईजी मेरठ इस वक्त प्रशांत कुमार आ गए हैं लाइव। सीधे पहले उनसे कुछ सवाल हम कर सकते हैं। प्रशांत जी, पुलिस के नजरिए से जरा एक बार बताइए पूरा मामला क्या है। माफ कीजिए प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये कि पुलिस के नजरिए से एक बार आप विस्तार से बता दें क्या हुआ था, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि मामला छेड़खानी का था और पुलिस ये कह रही है कि सड़क हादसा था। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश की एक होनहार बिटिया की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार को बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से एक बहुत हार्दिक संवेदना है और निश्चित तौर पे हम सब बहुत दुखी हैं कि एक होनहार छात्रा की मृत्यु हुई है। अब जहां तक बात इसकी है कि कल सुबह से ये इंसिडेंट हुई 8:50 के बाद से, उस समय के चश्मदीद जो साक्षी थे उस समय सबने बताया कि किस तरह से एक मोटरसाइकिल अचानक सामने आई, एक कंटेनर सामने आया उस बुलेट मोटरसाइकिल के, उसमें ब्रेक लगे और ये अचानक इसने ब्रेक लगाया जिसके कारण दोनों लोग डिसबैलेंस हुए। मौके पर जो चश्मदीद हैं उनके द्वारा बताया गया, स्वयं जो इसका कजिन है, जो नाबालिग भाई है, वो उसका भी उस समय बाइट हुई और उस समय उसके द्वारा भी ये वक्तव्य दिया गया कि इस तरीके से ये घटना हुई। वहां पर सारी चीजें कराई गई, जो भी स्वास्थ्य के हिसाब से हो सकता था वो सारी कार्रवाइयां हुई। हम लोगों ने एक एक उस कोशिश की गई कि उसकी जान बच सके, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य से उसकी जान नहीं बच सकी। उसके बाद जो एक प्राथमिकता होती है कि भाई आप जल्दी से FIR या कुछ लिख करके दीजिए, तो इस नाबालिग भाई ने उस समय जो एप्लीकेशन दी वो थोड़े समय बाद फिर पुलिस से वापस ले ली कि रुक जाइए, अभी हमें संशोधन करना है, अभी पहले हम अपने घर में बात करेंगे। खैर चला गया। इन सारी चीजें, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई भी हवा की बात नहीं है, इसके सारे चीजों के साक्ष्य हैं और बिल्कुल अकाट्य साक्ष्य हैं। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर का स्टेटमेंट है उसका भी हमारे पास स्टेटमेंट है कि हाँ, डॉक्टर के पास वो एक नाबालिग भाई जो कि इनका गया था, जो कि अभी इंटर पास है, वो भी साथ में वो इंजर्ड की स्थिति था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दुर्भाग्य की बात, अभी हमारे लिए एक सबसे पहली चीज मैंने कहा कि एक मृत्यु हुई है, एक नितांत दुख का विषय है और हम निश्चित तौर पर, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो कैसी भी डेथ हो, उसके रूट तक जाते हैं, एक्सीडेंट की परिस्थितियों का अन्वेषण करते हैं और जो भी दोषी होता है उसे हम हर हालत में सुनिश्चित कराते हैं, इसे सजा हो। हमारे लिए ये पहली चीज थी कि ये मृत्यु है। अब ये मृत्यु की बात, जब ये प्रश्न, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनके परिवारीजनों द्वारा क्यों ये झूठी दलील दी गई। एक अच्छे खासे केस क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को क्यों खराब करने की किस सलाह पर काम कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य है, सब कुछ अकाट्य साक्ष्य है, कोई और गाड़ी चला रहा था। फिर एक चाचा जी कहते हैं कि नहीं मैं गाड़ी चला रहा था। वो पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से साक्ष्यों से पूरी तरह से पुष्ट है कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से इस बच्ची के साथ न्याय कर सके, इंसाफ कर सके। अगर ये एक्सीडेंटल डेथ भी है तो लॉजिकल एंड तक उसको लेकर के जाएं और हम इसको जस्टिस करा सके। उस पूरे प्रोसेस में हमने एक SIT का गठन कर दिया है। हमारे यहाँ बुलंदशहर में एक महिला डिप्टी SP हैं, वो उनकी अध्यक्षता में 2 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं, ताकि इस पे
बहुत गहराई तक एक एक सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट करके हम इसमें सच तक पहुंचे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सके। बाकी चीजों में मैं अभी और टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ ये पुलिस का एक है जो एक पर्सपेक्टिव है। हम भी दुखी हैं, हमारे प्रदेश की एक होनहार बेटी की मृत्यु हुई है, उससे हम दुखी हैं और हम इसके तह तक जरूर जानना चाहेंगे, परंतु हम निश्चित तौर पे डिस्टर्ब इस बात से है कि किस तरह से अनावश्यक इसमें झूठी चीजें समावेश की गई, क्यों की गई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे उद्देश्य अभी भी यह है जो मृत है उसके पूरे कॉज ऑफ डेथ के बारे में हम डिटेल और अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी इस सोसाइटी के माध्यम से करके हम हर हालत में इसको जस्टिस दिलाने की कार्रवाई करेंगे। प्रवीण जी, आपने कहा एसआईटी बना दी है, जांच कर रहे हैं, जो तथ्य आपके सामने आए आपने रख दिए। परिवार की जो बातें आप सुन रहे होंगे वो जांच अधिकारियों के माध्यम से सुन रहे होंगे। तो आज ये एक मौका है, सुदीक्षा के पिता हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप एक बार उनकी बात को सुने ताकि आपको भी एक फर्स्ट हैंड अकाउंट मिले कि ये परिवार जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है और उसके पीछे कोई वजह है तो आप भी चाहें तो उसके बाद उनसे पूछ सकते हैं सीधे बात करके। सुदीक्षा के पिता हमारे साथ हैं, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तमाम लोग जिन्होंने इस बच्ची की खबर को पढ़ा है, सुना है, टीवी पर देखा है, वो आपके दुख में जितेंद्र जी उतने ही भागीदार हैं, सबकी संवेदना आपके साथ है जी। लेकिन पुलिस का यह कहना है जी कि इस हादसे को मंचलों के साथ जोड़कर बताया जाना यह बाद में तय किया गया, जबकि पहले ये ओपन एंड शट एक्सीडेंट का केस था। आप कहना चाहेंगे कुछ? जी जी भाटी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? जी जी भाटी जी, आईजी मेरठ हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप एक बार बताएंगे पूरा मामला आपके हिसाब से क्या हुआ? पूरा मामले, घर से 8 बजे निकले थे, 9 बजे के करीब मेरे पास फोन आया था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया बुलंदशहर से साने रोड पे, औरंगाबाद से पहले। मैं उससे नहीं पूछ पाया कैसे एक्सीडेंट हुआ। मैं वहां से भाग निकला वहां के लिए। मैंने एक गाड़ी वाले को बुलाया, मैंने कहा भैया एक्सीडेंट होगा, बच्चे का वहां पहुंचना है। वो मेरे साथ गए, मेरी वाइफ भी थी, मैं उनके साथ वहां जा रहा था। रास्ते में बात करता हुआ जा रहा था, कभी फोन नहीं मिल रहे थे, कभी सिग्नल नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने पूछा तो वो बोले कि एक बाइक थी बुलेट यूपी 13 जिस पे जाट लिखा था, और 2-2.5 किलोमीटर से उसने आगे पीछे की 2-3 बार। नुक हम डरे से हुए, हम रुक गए, मतलब 2 मिनट के लिए रुक गए कि निकल जाएगी। वो बुलेट आगे निकल गई, फिर ये वहां से 2-3 मिनट बाद निकल लिए, चलो चले गए होंगे, हम चलते हैं। वो रास्ते में थे, फिर जैसे ये क्रॉस हुए तो पीछे से उनने बाइक लगाई, बाइक लगा के स्पीड से इनके आगे कट मारा, कट मार के और ब्रेक मारा। यही उनने किया, कट और ब्रेक मारा था उनने। कट और ब्रेक मारते इन्होंने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही मेरी बेटी राइट साइड सड़क पे उसका सर लगा जाके, और लेफ्ट साइड बाइक गिरी, वो सीधे भाग गए। ये थी हादसे की घटना। भाटी जी, एक बच्चे का नाबालिग जो भाई बताया जाता है सुदीक्षा का, उसका एक बयान है, वीडियो बाइट है, वो उसमें कुछ और जिक्र कर रहा है। आपको भी हम सुनवा देते हैं एक बार, वो बच्चा क्या कह रहा है। आईजी साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे अभी कि वो क्या कह रहा है, फिर आपसे सवाल पूछते हैं, आप भी सुनिएगा उसने क्या कहा। सुदीक्षा के भाई का एक बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। माने जो आग है निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे, और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रही है उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट।
नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, जाट और लिख रही। यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में पहुंचना 22। तो उसके बाद उसके दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा हूँ बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पे से एकदम। और इसी मामले में एक चश्मदीद का बयान भी सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। जो है उसके बाद में रखापी हॉस्पिटल में उस लड़की को और लड़के को लिया है। लड़के के कोई भी चोट नहीं थी, अंदर कोई कपड़ों के अंदर कोई चोट थी तो मौके पर ऐसा हाथ में उसको कोई चोट नहीं थी। और बाइक पे वो दोनों बहन भैया थे, जिसने अपना नाम निगम भाटी बताया था। और जैसा मीडिया में चल रहा है कि बाइक उसका वो चाचा चला रहा था या और कोई ऐसा कोई नहीं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9175 शर्मा है, सनोट में त्रिलोकी शर्मा है, रहने वाला मैं चला रहा हूँ। उसके बाद मैं औरंगाबाद से जा रहा था, जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पे मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए, जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का टैंकर आ रहा था, उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलेंसिया की तरफ से आए थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पे गिर गई थी। और तो सुना आपने चश्मदीद का बयान भी और लड़की के भाई का बयान भी। अब भाटी जी, पुलिस का कहना यह है कि पहले परिवार ने या भाई ने जो तहरीर दी थी, जो शिकायत दी थी, उसमें छेड़खानी की घटना का, इस तरह की बात का कोई जिक्र नहीं था। बाद में छेड़खानी की घटना जोड़ी गई, क्या ऐसा था? बच्चा था वो, उस समय पे क्या बयान दे सकता था? ऐसे हादसे के बाद में बच्चा क्या पूरा बयान दे सकता? क्या उससे अब से पहले बयान दिया था? बच्चे के बयान को अगर बयान ही बनाया जा रहा है तो बच्चे ने हमें भी तो बयान दिया है कि ऐसे घटना हुई है, पीछे से स्टंट किया है। अगर बच्चे के बयान को बयान बनाया जा रहा है तो बच्चे ने हमें भी तो बताया कि उनने पीछे से ऐसे ऐसे किया है। बच्चा साथ में था? भाटी जी, बच्चा साथ में ही था क्या? जी, बच्चा साथ में तो उसकी टीसी लेने के लिए तो जा रहे थे। जी, और चाचा भी साथ में थे? जी, यहाँ से तीनों निकले थे। 3 दिन पहले से ही तैयारी थी कि मंडे में जाना है उधर। जी, मंडे में स्कूल खुलेगा, 2 दिन का लॉकडाउन होता है जी, शनिवार इतवार का, और मंडे में जाना था उधर। तो लॉकडाउन में नहीं गए थे, मंडे में गए थे 8 बजे यहाँ से, जितना मुझे मालूम है। आईजी साहब, आपने सुना पिता को, वो इस घड़ी में भी बेटी को खोने के बाद यहाँ लाइव आकर बैठे हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है। और वो बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम, और वो कह रहे हैं कि छोटा बच्चा है, वो नहीं उस वक्त समझ पाया क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। देखिए, मैं अभी भी उनके प्रति पूरी संवेदना रख रहा हूं और नितांत दुखी हूं कि उन्होंने अपनी पुत्री को खोया है। लेकिन मैं अभी भी फिर नहीं समझ पाया, हो सकता है अभी उनकी दशा ऐसी ना हो, वो किसी के सलाह मशवरे पर कार्य कर रहे हो, कि क्यों अचानक चाचा का कोई इस पहले पहले आपने खुद महसूस किया होगा, कंट्राडिक्टरी बात उनके मुंह से निकल गई। अब हम इस समय ये जिरह का अवसर भी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो था बेटा, उसने जो स्टेटमेंट उस समय दिया था, 112 पे कॉल की गई, डॉक्टर का स्टेटमेंट, चश्मदीद का स्टेटमेंट, सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम मृत्यु तक पहुंचेंगे, मृत्यु के कारण तक पहुंचेंगे, और जिस तरीके से भी हमको जस्टिस इसमें डिलीवर कराना है हम कराएंगे। फिर भी जो भी एक्यूजेशन और एलिगेशन किसी भी कंप्लेंट के फॉर्म पे हमारे समझ आएगा, एसआईटी उसको गुणदोष पे देखेगी, हर तरह से यह मान करके कि ये सब कुछ सच ही बोल रहे हैं, तब भी हम उसको निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे वो मैंने बताए, ये अंतिम साक्ष्य नहीं है। इनके सभी साक्ष्यों को हम निश्चित तौर पर सुनेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी होती है, और हम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे इनके ही मुताबिक। और निश्चित तौर पर हम 3 दिन में ये हमारी एसआईटी इस पूरे घटना को लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है इस 3 दिन में जब मैं इनके साथ स्वयं बैठूंगा तो शायद ये पूरी तरह से आश्वस्त होंगे
और पुलिस का और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इस कॉन्फिडेंस पर इनका भी विश्वास खरा उतरेगा। लेकिन प्रवीण जी, सवाल तब उठने लगता है ना जब 10 दिन पहले भी हम एक ऐसे ही मामले पर बहस कर रहे थे। गाजियाबाद में एक पत्रकार अपनी बच्चों के साथ जा रहे थे, वहां भी छेड़खानी की शिकायत थी, वहां भी पहले से कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। वहां तो उसके बावजूद आरोप ये लगा कि कार्रवाई नहीं होती थी, जिसका अंत एक आदमी को जान गंवा के करना पड़ा। देखिए, उसके निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसके तथ्य कुछ अलग भी हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि अभी विवेचना उसमें चल रही है तो मैं बहुत सारे तथ्यों को इस समय बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें जो अभियुक्त थे 100% उनकी गिरफ्तारी की गई है और हम लोग इसको लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएंगे। बहुत जल्दी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हमने इसको कराने के लिए भी बात कर ली है और जल्दी ही अपने उस पत्रकार बंधु के साथ, पूरे परिवार के साथ में हम न्याय करने के लिए उद्यत रहेंगे और हमने इस पर कार्रवाई करी भी है। निश्चित तौर पर कुछ जो भी परिस्थितियां वहां पर थी और उसकी तरह से वो हमने पूरी तरह से उसको सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट कराया, महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल हुए हैं और इसको हमने सभी लोगों की गिरफ्तारी करके सुनिश्चित कराया है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी सजा सुनिश्चित कराएं। हमारी पूरी जिम्मेदारी इस बात की है और हम लोग इसको लगातार संवेदनशील तरीके से इस कार्य को करते हैं। बहुत सारे अच्छे कार्य इस बेसिस पर हुए हैं, बहुत सारे हम लोगों ने कन्विक्शन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कराए हैं। हमने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों का 30 दिनों के अंदर कन्विक्शंस भी कराए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर लोगों का विश्वास मजबूत हो, इसके लिए हम लोग चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे अभी भी कि रोड सेफ्टी पर लोग अपना ध्यान दें। लोग अभी भी हेलमेट चलाकर निकलें, नाबालिग लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेकर के ना निकलें। तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ सड़क दुर्घटनाओं में अपनी मृत्यु को, होने वाली जो मृत्यु है, इसको हम लोग और बचा सकेंगे। परंतु हम हर तरह से, हर पहलू पर जो वादी पक्ष है उसको सुन करके धैर्यपूर्वक और उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और हमारी एसआईटी एक वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में इससे गुणदोष पर कार्रवाई करेगी। सर, आपने 3 दिन की समय सीमा कही है कि एसआईटी 3 दिन में जांच करके रिपोर्ट सामने रखेगी। इंतजार रहेगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए और ये भरोसा देने के लिए परिवार को। भाटी जी, पुलिस की बात से आपको थोड़ा भरोसा मिलता है जी, हिम्मत बनती है? वो कह रहे हैं कि 3 दिन के भीतर आपके सामने रख देंगे पूरा सच जो भी है। जी, भाटी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी, तो आप बोल सकते हैं। सरकार तक मैं तो इतना ही बहुत बोलना चाहूँगा कि कोई निर्दोष ना फंसे, जो दोषी हो उसी को सज़ा मिले, निर्दोष ना जाए, दोषी को सज़ा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से शिवनाडर फाउंडेशन से अपील करूँगा, सुदीक्षा की याद रहेगी, एक बच्चे को, मेरे को अपने स्कूल में एडमिशन दे। जी, गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं। बड़ा कठिन होता है ऐसे मामलों में जब परिवार के लोग साथ बैठे हों, राजनीतिक तौर पर उन सवालों को उठाना जिनको आप सुबह से उठा रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत। लेकिन जो पुलिस बात कह रही है, जो पुलिस भरोसा दे रही है, आपको यकीन होता है उस पर सुरेंद्र सिंह राजपूत? रोहित, मैं सच बताऊं, ये मेरे लिए मुद्दा राजनीति का नहीं है। मैं 2-3 बातें, पुलिस का जो वर्जन है मैं उसको भी मान लेता हूं। पुलिस के वर्जन में यह है कि नाबालिग गाड़ी चला रहा था। मान लीजिए नाबालिग गाड़ी चला रहा था, तो क्या दोषी अपराध से मुक्त हो जाते हैं? क्या वो लड़की मरने से बच जाती है? सच बात यह है कि कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। उन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई इस बच्ची के साथ छेड़खानी करने की, जबकि चाचा और उसका भाई उनके साथ था? कानून का इकबाल कहां है? एक बात। दूसरी बात, पुलिस हमेशा इस तरीके के वर्जन देती है। पुलिस आज ये नहीं कह रही है कि वो बच्ची एक्सपायर कर गई, पुलिस ये कह रही है कि नाबालिग गाड़ी चला रहा था। जैसे कानपुर का आपको याद होगा कि पुलिस इस पर नहीं थी कि वो अपहरण किया हुआ संजीत जो था वो मर गया,
वो पुलिस ये कह रही थी कि नोट जो 35 लाख रुपए थे वो नोट नहीं दिए गए थे, वो क्या नाम रुपए कहां से लाए थे, ये लोगों ने कौन सा मकान बेचा था, इस तरीके की तमाम वो चीजों में पुलिस उलझा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो पुलिस के प्रवक्ता बन जाते हैं वो इस बात को कह रहे थे। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है बगैर किसी राजनीति के कि इस घटना का गहन विश्लेषण होना चाहिए। 1550 थाने जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन सारे के सारे थानों जी, आपने एक बात तो सुनी ना, उन्होंने तो छेड़खानी की घटना को ही खारिज कर दिया आईजी साहब ने, तो मैं कह रहा हूं कि छेड़खानी जैसा कुछ आया नहीं सामने उनके। तो मैं हालांकि एसआईटी भी बनाने की बात उन्होंने कह दी। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं रोहित कि पुलिस कितनी चतुराई से अपने पुलिस के महकमे को और अपनी सरकार को बचाने का जो कुत्सित प्रयास कर रही है, ये अपने आप में कठोर रूप से निंदनीय है। इस घटना में भी पुलिस जो है अपने आप को बचाने, जहां एक दीप्तिमान बच्ची चली गई, तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि पुलिस हमेशा अपने को और अपनी सरकार को बचाने की कोशिश क्यों करती है? क्यों आदित्यनाथ योगी जी और उनके प्रवक्ता पुलिस के बचाव में खड़े हो जाते हैं? मेरा तो कहना यह है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि दोषी पुलिस वाले जो जहां पर थानों में कानून का नहीं भाजपा का राज चल रहा है, कानून का नहीं अपराधियों का राज चल रहा है, उन थाने के जो थानेदार हैं उनको सस्पेंड किया जाए। अभी सुरेंद्र जी, आप सरकारें चला चुके हैं, चला रहे हैं, आगे भी मौका मिलेगा तो चलाएंगे। आप बखूबी जानते हैं पुलिस जिसकी सरकार होती है वो किसकी भाषा बोलती है। बहरहाल मैं गौरव भाटिया से आपकी बात का जवाब लेता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि प्रवीण जी वापस हमारे साथ हों तो आपके सवाल का जवाब उनसे भी ले लिया जाए। लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया, अकेला मामला नहीं है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं, वन ऑफ केस होता तो शायद लोग इस बात को मान लेते कि नहीं ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभार, लेकिन हर दिन अगर ऐसी घटनाएं सुर्खियां बटोरेंगी तो सवाल तो उठेंगे ना। गाजियाबाद का एक बिजनेसमैन विक्रम त्यागी महीने भर से लापता है, किसी को पता आता नहीं उसका कहां है, लोग धरना दे रहे हैं। गाजियाबाद में ही पत्रकार की बहन के साथ छेड़छाड़ होती है, मंचलों की खौफ हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि उस पत्रकार की जान चली जाती है। आज ही हम बैठे हैं बागपत में, आपकी पार्टी के एक नेता की मौत हो गई, हत्या कर दी गई उसकी, तो ये सवाल उठेगा ना कि कानून का कोई खौफ है कि नहीं। बिल्कुल रोहित जी, सबसे तो मैं जो शोकलिप्त परिवार है और हमारे प्रदेश की बच्ची थी, देश की बच्ची थी, मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सबसे पहले 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब मैं अभी दे दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा अहम बातें जो मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं। आपने कहा कि प्रवीण जी ने ये कहा कि छेड़खानी की घटना ही नहीं हुई, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है गुजारिश करना चाहता हूं परिवार से कि कंप्लेंट तुरंत दे, क्योंकि कंप्लेंट देने में कहीं ना कहीं देरी हुई है और उसके बाद जांच होगी और जो ये मनचले हैं इनको सबक सिखाया जाएगा, पूरी तरह से विवेचना होगी। प्रवीण जी ने एक और बात बिल्कुल दुरुस्त कर दी कि 3 दिन के अंदर एसआईटी जांच के बाद जो दोषी होंगे उनको सजा भी देगी। दूसरी बड़ी बात, तथ्यों की विवेचना होगी, लेकिन एक बड़ी बात मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम हेलमेट भी पहने, हम ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। और मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, ये वक्तव्य मैं जी हेलमेट तो पहन लेंगे, लेकिन ये मंचलों से कौन बचाएगा? हेलमेट बचाएगा क्या? एक मिनट, कल को ये कहिएगा कि लड़कियां घर से ना निकले क्योंकि कोई छेड़ देगा। मैं अपनी बात अगर पूरी कर लूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा ये मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं और बिना आरोप लगे उठा रहा हूं। सबसे पहले का भी ये एक मुद्दा होगा, हेलमेट लगा था कि नहीं। मंचलों ने गलत जो किया है उनको डंडे भी पड़ेंगे, जेल की सलाखों में भी जाएंगे। ये योगी जी की पुलिस है, ये वो वाली पुलिस नहीं जो आजम खां की भैंसे ढूंढ रही थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पुलिस ने तुरंत जो है वहां मौके पे पहुंच के पूरी छानबीन भी करी, बात भी करी। जो वहां पे स्वास्थ्य केंद्र था वहां पे लड़की को लेके भी जाया गया। भाटिया जी थोड़ा सा रोकूंगा। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है भाटिया जी, माफी चाहते हुए गौरव भाटिया, इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी का निधन हो गया। वो इंदौर में अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना
पॉजिटिव पाए जाने के बाद राहत इंदौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 70 वर्ष की आयु में राहत इंदौरी का निधन हुआ। राहत इंदौरी जाने माने शायर हैं। हाल फिलहाल आज तक पर भी आपने राहत इंदौरी को देखा होगा। अपने शेरों के लिए, अपनी गजलों के लिए राहत इंदौरी जाने जाते हैं। उनका निधन हो गया। कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये खुद उन्होंने ट्वीट किया था कल, और लिखा था उन्होंने कि औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूं, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन न करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। ये बात राहत इंदौरी ने लिखी थी ट्विटर पर। कल उन्होंने ट्वीट करके बाकायदे जानकारी दी थी अपने तमाम चाहने वालों को कि वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज के लिए औरबिंदो अस्पताल में उनको भर्ती कराया जा रहा है। और साथ ही निवेदन किया था तमाम चाहने वालों से कि उनको, उनके परिवार वालों को फोन ना किया जाए। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि उनका निधन हो गया है। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं और जानकारी लेकर। हेमेंद्र, बताइए विस्तार से क्या जानकारी मिली है अस्पताल से? जी, अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले, राहत इंदौरी साहब को मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ। और इस बात की पुष्टि इंदौर के जिला कलेक्टर और टॉप डॉक्टर्स ने औरबिंदो हॉस्पिटल में की है, जिसको वो सरवाइव नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया है। राहत इंदौरी साहब ने आज सुबह ही ट्वीट करके अपने सेहत के बारे में जानकारी दी थी। उनको कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे और औरबिंदो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। पूरे दुनिया में वो एक उर्दू के शायर के तौर पर जाने जाते थे। हिंदुस्तान का एक हस्ताक्षर उर्दू का वो थे। और आज उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा था ट्वीट के माध्यम से कि परिवार वालों को और उनको फोन करके वो डिस्टर्ब ना करें। अपनी सेहत के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में वो लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि वो शुगर के भी मरीज थे और आज अब से 1 घंटा पहले लगभग उनको एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने उनको बचाने की कोशिश की, रिवाइव करने की कोशिश की। वो अस्पताल में ही थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और बड़ी दुख की खबर है कि राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं है। जी, औरबिंदो अस्पताल में राहत इंदौरी भर्ती थे। हेमेंद्र शर्मा बता रहे हैं, उन्होंने खुद जानकारी दी थी ट्वीट करके कि मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं कोरोना की वजह से, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद। और साथ ही लोगों से कहा था कि फोन करके हालचाल ना पूछे, मैं खुद खैरियत बताता रहूंगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वो आया ही नहीं। उसके पहले मैसिव हार्ट अटैक, जो बता रहे हैं हेमेंद्र, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हृदय गति रुक जाने की वजह से उनका देहांत हो गया। अब से कुछ देर पहले रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी भोपाल से आ गए हैं और जानकारी लेकर। रवीश, बताइए विस्तार से। जी देखिए, आपको बताएं रोहित कि आज सुबह जब उनका ट्वीट आया था तो किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि इतने जल्दी उनकी रुखसती की ये खबर आएगी। महज 12 घंटे के भीतर, यानी जो ट्वीट उनका आया था उसके महज 12 घंटे के भीतर ही हमें ये दुखद खबर अपने दर्शकों तक पहुंचानी पड़ रही है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी अब नहीं रहे। जो डॉक्टर्स हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनसे हमने बात की है। उनका कहना है कि एक के बाद एक आज उन्हें 3 अटैक आए हैं, 3 हार्ट अटैक, 3 दिल के दौरे उन्हें पड़े थे और इसके बाद वो इससे संभल नहीं पाए और उनका दुखद निधन आज हो गया है। सुबह उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था इंदौर के, जो कि कोविड एक हॉस्पिटल है जहां पे उनका इलाज चल रहा था कोरोना की वजह से। लेकिन आज दिन भर उनका जो इलाज चला, उसके बाद दोपहर बाद बताया जा रहा है कि 3 बड़े दिल के दौरे उन्हें पड़े और उसके बाद उनका दुखद निधन हो गया। आपको बता दें कि अपने खास तौर से जो बागी तेवर वाली शायरी होती थी राहत इंदौरी की, उसकी वजह से वो देश विदेश में विख्यात थे। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो है फिलहाल वो मध्य प्रदेश का भी हुआ है, इंदौर का हुआ है, जिसका नाम वो अक्सर लेते थे, इंदौर के रहने वाले थे। और केवल मध्य प्रदेश का, इंदौर का नहीं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है राहत साहब का जाना। कुमार विश्वास हमारे साथ आ गए हैं, जाने माने कवि। कुमार, राहत साहब नहीं रहे। रोहित, ये मेरे लिए निजी रूप से बहुत बड़ा धक्का है और कोरोना की जो अपने निजी वर्तुल में सबसे बड़ी जो उसका आक्रमण है, ये पहला है। और मेरी सुबह ही उनके परिजनों से बात हुई थी, तो पिछले चूंकि 15 साल से आप भी जानते हैं और सभी इंटरनेट के थ्रू जितना लोग जानते थे
किसी एक कवि के साथ जो सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया, सबसे ज्यादा वक्त बिताया, उनमें से मैं रहा हूँ और उनके परिजनों में एक तरह से सम्मिलित रहा हूँ और बड़ी दोस्ती की खट्टी मीठी यादें उनके साथ हैं। राहत भाई का जाना बेसिकली कबीरों की परंपरा के एक बड़े स्कूल का बंद होना है। अब ये दौर तो ऐसा है कि इसमें तो पूरी दुनिया में ही कम लोग बचे हैं जो बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के, धर्म के अलंबरदारों से बिना डरे, सरकारों की आंख में आंख डाल के अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। उनमें राहत भाई एक रहे और यह तेवर आज से नहीं था, ये तेवर पुराना था, बल्कि अब तो और एक सूफी तबीयत की तरफ बढ़ रहे थे वो। और बड़ा नुकसान है, एक ऐसी जिंदादिल जिंदगी खामोश हुई है। एक पुल गिरा है हिंदी और उर्दू के बीच का। जो लोग राहत भाई के इस तरह के शेर पढ़ते हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक उर्दू का प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा है और जो अभी भी पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, और खासतौर पर हिंदुस्तानियत के बहुत बड़े समर्थक। मैंने उन्हें दुबई में, मस्कत में, बहरीन में, लंदन में, अमेरिका में, जहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों मौजूद होते थे, वहाँ हिंदुस्तानियत के लिए लड़ते हुए, अड़ते हुए और गरजते हुए देखा है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े हॉल्स में उनके किसी किसी शेर पर दूसरे मुल्क के ऐसे लोगों ने जो फेनेटिक हैं उन्होंने बाइकॉट किया है। मुझे आज वो किस्से याद हैं जब बहरीन में पाकिस्तानियों के ग्रुप ने उनके 2 शेर सुनने के बाद बाइकॉट किया और उन्होंने कहा कि जितने तुम जा रहे हो इतने तो आखिरी वक्त में हमारे यहाँ जो है बाहर खड़े लोग तमाशा देखते हैं। पता नहीं सारी बातें। तो एक बड़ी आवाज शांत हुई है। कोरोना का बड़ा हमला है। मतलब आपका फोन था तो मैं आपसे बात कर पाया, अभी तो बात करने की स्थिति नहीं है। मन में कुछ मतलब सन्नाटा सा खिंच गया है। और हम चाहेंगे आप रहें हमारे साथ, क्योंकि आप भी जिस स्थिति में होंगे इस समय, हम अपने दर्शकों को भी और आपको भी उनके कुछ ऐसे शेर सुनाना चाहते हैं जो कि हमेशा उनके ना होने पर भी इस देश के हर आदमी के जहन में गूंजेंगे। हम ना होंगे तो जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। रहता है तब शेर निकलते नहीं, हमारे सीने पर भटके हुआ जो कैसेट होता है वो बजाते रहते हैं। लेकिन आज तो आपने उसको सबको मात दे दी, मुशायरा हो रहा है। इसलिए सुनिए कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। तो कुमार विश्वास हमारे साथ लाइन पर हैं। कुमार विश्वास, उनके जो कुछ शेर बहुत ज्यादा याद आते हैं, जो आप जिक्र कर रहे थे अभी उनके तेवर का, कि कोई सरकार में हो ना हो, राजनीतिक तौर पर मजबूत हो ना हो, वो चुनौती देने का जो मादा उनमें था वो शायद किसी और शायर में नहीं था। उन्होंने लिखा है, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र की नहीं मालूम, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ऐसे शेर किसी और के आपने पढ़े हैं हाल फिलहाल? और कौन से उनके लिखे हुए ऐसे शेर हैं जो आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे? बड़ी बात तो रोहित भाई ये है कि ऐसा शायर मिलना मुश्किल है जिसे दूसरों के हजारों शेर याद हों। राहत भाई के साथ सफर करने के 2 जो खास कारण थे मेरे और उनके, म्यूचुअल थे। वो ये थे कि मुझसे वो हिंदुस्तान के बारे में और हिंदी के बारे में और धर्म जगत के बारे में काफी सारी बातें पूछते थे। हिंदी की कविताएं बहुत सुनते थे और मुझे उनके बहाने ऐसे शायरों को सुनने का उनके मुंह से मौका मिला जिनको मैं कभी नहीं जान सकता था। बहुत छोटे छोटे शायरों के शायर जिनका कोई एक शेर वो मुझे सुनाते थे कि देखो इलाहाबाद का वो शायर था, उसने इस मौके पर ये शेर कहा था, जो बाद में मेरी निजामत में काम आए, मेरे संचालन में काम आए और मेरे स्मृति कोश में वो स्थायी रूप से घर कर गए वो शेर। दूसरा, अगर आपने उन्हें कोई सलाह दी है, कोई बात कही है, उनसे आपने कोई गुजारिश की है, आपने उनसे कोई प्रार्थना की है, तो उसे स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में थे। और उनका मेरा एक मशहूर किस्सा जो बाद में टीवी चैनल्स पे चर्चित भी रहा, आपने देखा होगा अभी जो आपने वीडियोस चलाए थे उनमें भी वो कोई शेर पढ़ते थे तो मैंने उनको एक दिन रास्ते में कहा कि राहत भाई आप कई बार इतने तल्ख हो जाते हो, इतने नाराज हो जाते हो
कि जो गालियां हैं वो शेर में साइलेंट होती हैं, जैसे कि आसमां लाए हो ले आओ यहीं पर रख दो। तो इसमें तुम्हारी ऐसी की तैसी है, आपका लहजा अंदर से आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे शायर होने की वजह से, तो हंसने लगे। तो फिर जब भी ऐसा कोई शेर पढ़ते थे हुकूमत के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो मेरी तरफ आंख मार के कहते थे डॉक्टर इसमें साइलेंट है। और यही बात मैंने आज सुबह ट्वीट भी की थी कि इसमें साइलेंट है। तो वो एक उनकी मोहब्बत थी मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा। और मैं ये मानूंगा कि मेरे कैरियर में और मेरे पीछे खड़े होकर मुझे दुआएं देने वाले लोगों में, मुझे आगे बढ़ाने वाले लोगों में, ये उन्हीं का करिश्मा था कि उनकी सदारत में मैंने ऐसे सैकड़ों मुशायरे पढ़े जहां मुझ जैसे हिंदी के कवि को और शुद्ध भाषा के उच्चारण वाले व्यक्ति को स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती थी। और ऐसा मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पर उनका इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत राहत इंदौरी जैसे एक शायर की, जो बेखौफ और सच बोलता था। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय में जब लोग खेमों में बट गए हैं, वो इस सांप्रदायिक विमर्श से बाहर थे और वो हिंदुस्तानियत को लेकर बहुत केंद्रित थे। जिस एक शेर पर उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होती थी और कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उस शेर में भी ये उद्घोष है कि हम इसी मिट्टी के हैं। हम कुमार, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर राहत साहब के बेटे आ गए और हम चाहेंगे आप भी बात करना चाहें तो उनसे कर सकेंगे। लेकिन राहत सतलज इंदौरी, सबसे पहले तो इस देश का हर वो आदमी जो थोड़ा भी पढ़ता लिखता है, शायरी सुनता है या पढ़ता है या गीत सुनता है, वो राहत साहब को जानता है। और हर व्यक्ति इस समय उतना ही निजी तौर पर नुकसान महसूस कर रहा है जितना आप अपने पिता को खोने पर कर रहे हैं। आखिरी बात राहत साहब ने क्या कही? ट्विटर पर तो उन्होंने लिखा कि मेरे लिए दुआ करते रहना लेकिन फोन मत करना। आपसे बात हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो स्वस्थ होकर वापस आना चाहते थे, वो लड़ रहे थे, लेकिन अभी 5 बजे के करीब उनको एक हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। और ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा जाती भी, और आप लोग भी मगफिरत की दुआ करें। हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि ज्यादा बात कर पाए, लेकिन आप तक इत्तिला पहुंचाने थी कि ये खबर सच है, तो मैं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है साहब। मैं समझ सकता हूं सतलज भाई कि आप इस वक्त किस परिस्थिति में होंगे। वो तमाम लोग जो राहत साहब के चाहने वाले हैं, जो इस खबर से सदमे में हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? बस आखिरी बात पूछ रहा हूं। बस राहत साहब की मगफिरत की दुआ करें, उनको अच्छी तरीके से याद करें, बस यही मैं कहना चाहूंगा। और तो क्या कहूंगा, बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। ये केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए नुकसान है। आपने आज तक से बात की, उसके लिए शुक्रिया। राहत सतलज इंदौरी, राहत इंदौरी के बेटे, वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त बात करने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन इस खबर की तस्दीक करनी थी। तमाम लोग जो फोन करके पूछ रहे हैं, जानकारी चाहते हैं, उनको उन्होंने पुष्टि की है कि 5 बजे के आसपास राहत इंदौरी साहब को हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक आने के कारण उनका निधन हो गया। ये जानकारी उन्होंने दी है। कुमार विश्वास को आप सुन रहे थे, लेकिन राहत इंदौरी वो शायर हैं जिनका शेर हाल फिलहाल सबसे ज्यादा बोला, सुना और इस्तेमाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जरा उनके कुछ और शेर आपको सुनवाते हैं। कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए, चलते रहिए, तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। पांव पत्थर करके रख दे, अगर रुक जाइए, चलते रहिए, तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी, जमीन भी हम सफर हो जाएगी। और जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। आज ये जिंदगी सवाल किया। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके,
तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं, खसारा करके आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। साहब मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। इस शेर का भी मजा लीजिएगा। देखिए गजल की जान जो है वो रोमांस है, जो रोमानवी तगज़ुल हमारे हिस्से में थोड़ा कम ही आया, लेकिन लगे रहे हम जरूर, सारी जिंदगी गुजार दी हमने। देखिए तो कुछ शेर आ जाता है कुछ नहीं। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूं, इंतजार कर रहा हूं, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो ये था राहत इंदौरी का अंदाज़े बयां, बेखौफ बेबाक बिंदास। नवाज देवबंदी जाने माने शायर जो उनके समकालीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नवाज साहब, ये बहुत बड़ा नुकसान राहत इंदौरी का जाना। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी राहत साहब से? आखिरी बार तो अभी 4-5 रोज पहले ही बात हुई थी राहत साहब से। मैंने उनका मिजाज पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो घर से नहीं निकलता हूं, लेकिन ये कि तबीयत ठीक है। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन बहरहाल उर्दू स्टेज का नहीं बल्कि शायरी से हर मोहब्बत करने वाले का नुकसान, वो चाहे किसी भी जबान में शायरी करता हो, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, सबका बहुत बड़ा नुकसान है। और मुशायरों और कवि सम्मेलन की दुनिया का तो बादशाह था वो आदमी, बादशाहत की है स्टेज पे राहत इंदौरी साहब ने। कमाल ये था कि बड़े तीखे और खुरदुरे लहजे का एक सच्चा और ईमानदार शायर। राहत साहब के यहाँ जो गजल का जायका है वो कड़वा तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक अमृत है, एक शहद है, एक मिठास। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा जाती नुकसान भी है, अदब का नुकसान भी है, साहित्य का नुकसान भी है। राहत इंदौरी जो है वो किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक अंजुमन का नाम है, पूरी एक महफिल का नाम है। राहत साहब ने जिंदगी की जो तलखियां हैं, कड़वाहट है, जो खुरदरापन है, उसको गजल बनाया है। और कमाल ये है कि वो खुरदरापन, वो खारदार लहजा चुभता जरूर है लोगों को, लेकिन ये कि लोग उसकी सच्चाई का एतराफ करते हैं। हेलो, शुक्रिया नवाज साहब आज तक पर आने के लिए और अपने शब्दों में बयां करने के लिए कि राहत साहब को आप कैसे याद करते हैं। शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी इस वक्त आ गए हैं आज तक न्यूज रूम से, और रविश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं भोपाल से, जो जानकारी पूरी दे रहे हैं वहां से पूरे घटनाक्रम की। शम्स, आप राहत इंदौरी को कैसे याद करते हैं? मुझे याद है आखिरी आपकी मुलाकात जो मेरे सामने हुई वो शायद साहित्य आज तक के मंच के आसपास हुई होगी। बिल्कुल रोहित, आखिरी वो सारी चीज़ें याद आ रही है। साहित्य तक पे मुशायरा था जिसपे ये तमाम लोग, बल्कि ये कहूँ कि
जो मेरी जान पहचान है, मुलाकात है, शायरी उसकी एक वजह है बहुत बड़ी। और उस वक्त उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अब मैं बड़ा बीमार रहता हूँ, ठीक से खड़ा होना थोड़ा मुश्किल होता है, पैर का ऑपरेशन हुआ, डायबिटीज़ भी था, ऊपर से ये कोरोना। तो ये था, हालांकि उन्होंने अपने 70 साल की उम्र में करीब 50 साल तक दुनिया का ऐसा कोई कोना या कोई देश नहीं है जहां उन्होंने मुशायरा न किया हो। और राहत इंदौरी वो शख्स है जिनको कहते हैं कि ये मुशायरे के लुटेरे थे, जहां ये खड़े हो जाते थे मुशायरा लूट लेते थे। और यही वजह है कि आज के अगर हम दौर की बात करें, चाहे वसीम बरेलवी हों, उससे पहले निदा फाजली साहब, बशीर बदर साहब, इस दौर के ये जो शायर थे ये सबसे बड़े शायरों में से एक। और आज शायरी की दुनिया एक तरह से वीरान हो गई, क्योंकि राहत इंदौरी का नाम हम लोग, मुझे याद है कि जब भी वैसी उदास होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे ही जाके राहत इंदौरी के शेर व शायरी और ये सारी चीज़ें सुनने लगते हैं। कई ऐसे हौसले मिलते हैं। जैसे एक शेर उनका हमेशा इंस्पायर करता है मुझे, वो ये कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ऐसे तमाम उनके जो शेर हैं, और ऐसे ज़बरदस्त शायर। और एक तरफ फिल्मों में भी आप देखिए कि मुन्ना भाई MBBS जैसे फिल्म में उन्होंने गाने लिखे, वो भी फरमाइश पर। तो उनका एक पूरा एक कैरेक्टर है। और ख़ास तौर पर जो उनकी शायरी की दुनिया थी, मुझे नहीं लगता कि राहत इंदौरी जैसे क्रांतिकारी शायर, हालांकि उन्होंने कई ऐसे शेर लिखे जो सरकार को पसंद नहीं है अलग अलग वक्त में, और कुछ ऐसे शेर थे जिसके लिए उनको बाकायदा थाने भी जाने पड़े। एक शेर में उन्होंने कहा था कि सरकार चोर, और हर मुशायरे में इस चीज़ का जिक्र करते थे। तो पुलिस ने उनको बुला लिया था, पर वो जाकर उन्होंने कहा कि मैंने इस शेर में कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, या पाकिस्तान की, या ब्रिटेन की, या अमेरिका की। तो पुलिस वाले हंसते और कहते कि क्या आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अपनी शायरी में कहते थे और सारी बातें कह जाते थे, उसको लेके एक क्रांतिकारी शायर के तौर पे भी आप उनको देख सकते हैं। और हमेशा सरकार और सिस्टम के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी शायरी की। आखिरी जो शायरी थी उनकी, अभी स्वच्छता अभियान था, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत खूब लिखा था। तो वक्त के हिसाब से, मुद्दे के हिसाब से शायरी करने वाले, और सबसे बड़ी बात, मुशायरा लूटने वाले शायर अगर कोई थे तो वो राहत इंदौरी थे। इत्तफाकन शम्स, उसी शेर का मैंने जिक्र किया था जिसका आपने जिक्र किया अभी, जिसमें वो कहते हैं कि चोरों चक्कों की भी कद्र करो, जाने कब कौन सरकार में आ जाए। और साथ ही साथ जो चर्चित शेर उनके, खास तौर पर चाहे वो राजनीति के गलियारों में हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा हो, हाल फिलहाल कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। या फिर जो लिख के गए कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। ये राहत साहब की कलम में ही बात थी। इस तरह के तल्ख लेकिन फिर भी पसंद आने वाले शेर बहुत कम लिखे गए। एक बार रविश के पास चल सकते हैं, भोपाल, उसके पहले साहित्य तक के कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। राहत इंदौरी की जुबानी आपको सुनना चाहिए उनको। कह रहा हूं कि तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। इस एहसास के साथ कि दिल्ली वालों को शेर सुना रहा हूं, और इस एहसास के साथ कि मेरे आइडियल और मेरे बनाने वाले, मेरे मेकर, मेरे आइडियल वसीम साहब भी मेरा शेर सुन रहे हैं, इस एहसास के साथ एक शेर पढ़ रहा हूं। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। साहब, उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। शेर सुन के बता दीजिएगा। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। मेरे मुंह से जख्म निकला। बहुत बढ़िया। उसको हर एक जख्म का, उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। उसने नाखून कह दिया। अब अगर बच्चे हों यहाँ
तो सुने बच्चों के लिए कैसा शेर होना चाहिए। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत शुक्रिया। पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से मौजूद हैं। रवीश, अंतिम क्रियाएं राहत इंदौरी की कब होंगी? क्या कुछ तय हो पाया, कुछ जानकारी मिल पाई है? जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहेंगे उनके लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी बिल्कुल, अभी तक की जो बात हुई है उसके मुताबिक उनके अंतिम दर्शनों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि दो बड़ी वजह है। एक तो वो खुद कोरोना संक्रमित थे, और क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इंदौर में ही हैं, तो प्रशासन वहां पर इस तरीके का कोई जोखिम लेना नहीं चाहता, और इसीलिए फिलहाल जो हमारी बात हुई है वहां के स्थानीय प्रशासन से, उनके मुताबिक अंतिम क्रियाएं जो उनकी होंगी उन्हें कब सुपुर्दे खाक किया जाएगा ये परिवार तय करेगा। शायद उनके जो विदेशों में जो रिश्तेदार रहते हैं, अगर या देश के दूसरे अन्य हिस्सों में अगर वो आना चाहें तो शायद आज उन्हें रख सकते हैं, कल सुपुर्दे खाक करें, लेकिन ये फैसला परिवार को करना है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इतना जरूर साफ कर दिया गया है कि उनके अंतिम दर्शनों की फिलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में और खासतौर से वो खुद भी कोरोना संक्रमित थे, तो इसलिए इसे दूर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको रोहित बताना चाहूंगा कि राहत इंदौरी साहब की जो शख्सियत थी, जो उनका कद था, वो किस तरीके से था। वो केवल एक ऐसे शायर के तौर पे नहीं पहचाने जाते थे जो सिस्टम के खिलाफ बोलते हों, सरकार को बार बार आईना दिखाते हों, लेकिन यही वो राहत इंदौरी हैं जिन्होंने जब इंदौर में टाटपट्टी बाखल इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गई थी और उन पर हमला हुआ था, तो एक अभिभावक के तौर पे राहत इंदौरी ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करके खुद उस हमले को लेकर के इंदौर की तरफ से, टाटपट्टी बाखल के लोगों की तरफ से गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। और ये शायद उनके ही वीडियो का असर था कि जब टाटपट्टी बाखल में दोबारा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गई तो उनका स्वागत फूलों से हुआ था, गुलाब से हुआ था, पत्थरों से उन पर हमला नहीं हुआ था। तो इस तरीके की एक शख्सियत थी, और जाहिर सी बात है कि ऐसी शख्सियत का बीच में से गुजर जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई जो अब शायद कभी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन क्या कोई प्रोटोकॉल है? कोरोना पॉजिटिव जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके पार्थिव शरीर परिवारों को दिए जाते हैं, या फिर प्रशासन अपनी देखरेख में उनके अंतिम क्रियाएं करवाता है? देखिए, कोरोना संक्रमित व्यक्ति का जब निधन होता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल तय है। परिवार के लोगों को वहां बुलाया जरूर जाएगा, उन्हें दूर से ही शव का अंतिम दर्शन जो है वो करवाया जाएगा, ये प्रोटोकॉल है। इससे पहले भी जितने निधन हुए हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से जब हम कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं जिनका निधन हुआ है, तो उनके अंतिम संस्कार में भी इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया है। घर वालों को जरूर बुलाया जाता है, जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम क्रियाएं होती है उस दौरान, लेकिन उन्हें दूर से ही दर्शन करवाए जाते हैं। पीपीई किट पहन के उन्हें जाना होता है वहां पे, भले ही वो कब्रगाह हो या फिर विश्राम घाट हो, पीपीई किट पहन के वो जा सकते हैं। कुछ लोग ही वहां पे परिवार के जो है इक्का दुक्का लोग, उन्हें ही जाने की इजाजत होती है। पूरी क्रियाएं जो होती हैं वो प्रशासन की तरफ से ही की जाती है। लेकिन राहत इंदौरी साहब का क्योंकि कद इतना बड़ा था, जाहिर सी बात है कि उनके प्रशंसक भी आएंगे, तो फिलहाल इसकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन देखना अब यह है कि परिवार से किस किस को अनुमति मिलती है, जहां पे अगर सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाता है तो कब्रगाह में जाने के लिए, क्योंकि इतना जरूर तय है कि वो कोरोना संक्रमित थे, तो उनका जो पूरा अंतिम क्रियाएं जो होंगी, जो सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाएगा, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रशासन की देखरेख में ही होगी, ये जरूर तय है। शुक्रिया रवीश, फिलहाल जानकारी देने के लिए। शुक्रिया शम्स आपका भी आने के लिए और राहत साहब के बारे में कुछ नई बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। राहत इंदौरी नहीं रहे, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब से करीब 1 घंटा पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया।